तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसको बोला जाएगा? वापस से, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है इक्वल ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल, कॉन्ग्रुएंट का समानार्थी शब्द है इक्वल। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट मतलब दो ट्राइंगल को इक्वल कब बोला जाएगा? तो टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मींस इक्वल ट्राइंगल्स इफ their corresponding sides and corresponding angles are equal। अब ये corresponding का मतलब क्या है? corresponding मतलब आमने सामने वाला। देखो फिगर से तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। हम सपोज एक ट्राइंगल लेते हैं ABC और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं PQR। एक ट्राइंगल हमने ABC लिया है और दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं PQR। ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? तो व्हेन AB इज इक्वल टू PQ, AB और PQ बिल्कुल सेम हो। अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो PQ भी 5 सेंटीमीटर हो। BC इज इक्वल टू QR, ये दोनों बिल्कुल सेम हो। करस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाला। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब आमने सामने वाली साइड। AB के सामने कौन सी साइड है? PQ। तो AB और PQ सेम होने चाहिए। BC के सामने कौन है? QR। तो BC और QR सेम होने चाहिए। और AC के सामने क्या है? बोलो। PR। PR और PR सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। एंगल A और एंगल P इक्वल होने चाहिए। एंगल B और एंगल Q इक्वल होने चाहिए। एंगल C और एंगल R इक्वल होने चाहिए। तो हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल सकते हैं। एनी डाउट? सर। नो सर। देखो सर। हाँ बोलो। सर अगर तीन मतलब दो से ज्यादा ट्रायंगल्स है तो उनको कॉन्ग्रुएंट ही बोलेंगे, कोई और नाम है? दो ट्राइंगल के लिए है। हाँ दो से ज्यादा होगा तो भी ऐसा ही है। मतलब तीन ट्राइंगल है ABC PQR और DEF है। AB तो PQ इक्वल टू DE हो जाए, AC इक्वल टू PR इक्वल टू DF हो जाए, BC इक्वल टू QR इक्वल टू EF हो जाए, तो तीनों को भी कॉन्ग्रुएंट ही बोलेंगे। तो वो कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे ना? हाँ कॉन्ग्रुएंट ही बोलेंगे। तो देखो इफ AB is equal to PQ, corresponding side equal, BC is equal to QR, comma, AC is equal to PR, and corresponding angles are equal. Angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, and angle C equal to angle R. ऐसा अगर हो जाए तो then we can say that triangle ABC is congruent। ये congruent का सिंबल है। ओके, then triangle ABC congruent। एक बार रिपीट करना ना, तब मेरे को नेटवर्क ट्राइंगल PQR। ओके, तो कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे को कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। तो कोई भी दो ट्राइंगल कब इक्वल होंगे? जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल हो जाए। साइड AB का करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाले, तो AB के सामने कौन है? PQ, वो दोनों सेम होने चाहिए। BC के सामने कौन है? QR, तो BC और QR सेम होने चाहिए। और AC के सामने क्या है? PR, AC और PR सेम होने चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। अगर ऐसा हो जाए तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सियम। एक्सियम किसको बोलते हैं? मैंने पहले ही बोला था, जो प्रूव्ड होते हैं। यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं, जिसको प्रूव करने की जरूरत है। ओके, इट इज एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। उसको ट्रू मान लेना है बिना कोई प्रूफ के, तो वो है SAS कंडीशन। SAS, S मतलब साइड, A मतलब एंगल, S मतलब साइड। तो साइड एंगल साइड कंडीशन। यहाँ पे तो हमने क्या देखा? मेन उसकी डेफिनेशन में
ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो गए? जब उसकी तीनों तीन करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और तीनों तीन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो हम ट्राइंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। लेकिन ये कंडीशन में क्या बोला गया है, एसएएस कंडीशन में, ये जरूरी नहीं है कि तीनों तीन करस्पॉन्डिंग साइड और तीनों तीन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। खाली कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और वो दोनों साइड के बीच वाला एंगल, देखो दो साइड के बीच में ए लिखा है, ओके, तो ये ए को बोला जाएगा इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड मतलब दो साइड से जो दो साइड के बीच में जो एंगल है वो, ओके। तो अगर दो साइड इक्वल हो और दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल हो तो भी दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो देखो, इफ इन टू ट्राइंगल्स comma any two corresponding sides, दो साइड है ना एस एस, any two corresponding sides are equal and दो साइड के बीच में एंगल है, तो ये एंगल को बोला जाता है इंक्लूडेड एंगल। एंड द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, क्या क्या इक्वल होना चाहिए? दो साइड है तो टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और दो साइड के बीच में एंगल है, एंड द इंक्लूडेड एंगल, वो बीच वाले एंगल को बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, इज इक्वल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो भी हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब इसको हम फिगर से समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल पीक्यूआर, ओके। देखो दो साइड मतलब कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, तो मैं लिखूं AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR। AC और BR के बारे में कुछ नहीं बोला है, दो करस्पॉन्डिंग साइड लिखिए, दो बार साइड है, टू करस्पॉन्डिंग साइड। तो इफ AB is equal to PQ and BC is equal to QR, okay, and included एंगल, हमने कौन सी दो साइड ली है बताओ? साइड AB और BC ली है, तो बताओ AB और BC के बीच में कौन सा एंगल आता है? एंगल बी। एंगल बी। और PQ और QR के बीच में कौन सा एंगल आता है? एंगल क्यू। एंगल B एंगल Q होना चाहिए। अगर ये दो साइड इक्वल है और क्वेश्चन में बोला हो A इक्वल टू P, तो नहीं चलेगा। ये दोनों साइड से जो एंगल B और एंगल Q ही बनता है, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर A और P ले लिया तो थोड़ी साइड एंगल साइड हुआ, A और P को थोड़ी हम इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे, बोल सकते हैं उसको इंक्लूडेड एंगल? नो नो सर। जो दो साइड लिए वही एंगल लेना पड़ेगा। हाँ, अगर AB और AC होता, AB और AC हमने लिया होता तो कौन सा एंगल लेना पड़ता? एंगल A। एंगल ए। के साथ एंगल P। और अभी हमने AB के साथ BC लिया है, तो ये दोनों के बीच में B आता है और ये दोनों के बीच में Q आता है, तो कंपलसरी B इक्वल टू Q होना चाहिए। तो बाय साइड एंगल साइड we can say that triangle ABC is congruent to PQR by which condition? SAS condition, side angle side condition. Understood? यस सर। यस सर। और इसका कोई प्रूफ नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक्सियम है। एक्सियम का कभी प्रूफ नहीं होता। एक्सियम में जो भी लिखा हो, इट इज टू बी एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, ओके। सर सर हाँ बोलो। सर जिसने भी एसजीएम फाइंड किया होगा उसने भी कुछ प्रूफ तो दिया होगा ना? जोर से बोलना बेटा थोड़ा। सर जिसने एसजीएम फाइंड किया होगा उसने कुछ प्रूफ तो दिया होगा ना?
बेटा वो ज्योमेट्रिकली हो जाता है, तुम कंस्ट्रक्ट करोगे ना ट्राइंगल ज्योमेट्रिकली, तुम ऐसा ट्राइंगल बनाओ Yes, sir. जिसमें AB और BC, AB PQ को इक्वल है, BC QR को इक्वल है और एंगल B और एंगल Q इक्वल है, तो ये दोनों साइड अपने आप इक्वल हो ही जाती है ज्योमेट्रिकली जब तुम कंस्ट्रक्शन Yes, sir. करोगे तो। समझे? यस सर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 7.1 ASA थ्योरम, जो पूरा प्रूफ के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ASA थ्योरम। ASA का मतलब क्या होगा? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। जो एंगल है उसके बीच वाली साइड लेनी है, ASA एंगल साइड एंगल। ओके, चलो पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिख लूं, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा, उसके बाद अपने उसको प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट फोटो लिया पिछले वाले क्या का। होगा? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles, देखो इस बार दो एंगल्स है, तो टू एंगल्स एंड, और इस बार दो एंगल के बीच में साइड है, तो ये साइड को क्या बोला जाएगा? इंक्लूडेड साइड। क्या बोला जाएगा? Included side. Of one triangle are equal to two angles and included side, two angles and included side of other triangle, of other triangle। ओके, चलो देखते हैं अभी अपने, हमें क्वेश्चन में दो ट्राइंगल दिए हैं और दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलना है? if two angles and included side of one triangle are equal to two angle and included side of another triangle। देखिए दो ट्राइंगल हमको दिए हैं, पहला ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC और दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं DEF। ABC और दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं DEF। डेटा, अब देखो डेटा में क्या दिया है। सबसे पहले बोला है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, क्या बोला है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, अपने को दो एंगल्स इक्वल दिए हैं, तो कौन से दो एंगल ले लेते हैं? एंगल B इक्वल टू एंगल E ले लेते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल F ले लेते हैं, एंड इंक्लूडेड साइड। अब बताओ एंगल B और एंगल C से कौन सी साइड बनती है? BC एंड EF। एंगल F से कौन सी साइड बनती है? EF एंगल B इक्वल टू एंगल E। अच्छा B का पूरा नाम लिखते हैं, तो क्या होगा B का पूरा नाम? एंगल ABC और E का पूरा नाम DEF। और अगर शॉर्ट लिखना है तो भी चलेगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड BC इक्वल टू EF। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें?
हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो प्रूव, अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। कौन सी तीन पॉसिबिलिटी? पहली पॉसिबिलिटी है कि AB इज इक्वल टू DE, दूसरी पॉसिबिलिटी है AB इज ग्रेटर देन DE, और तीसरी पॉसिबिलिटी है AB इज स्मॉलर देन DE। यस और नो? तीन पॉसिबिलिटी है ना? Yes, sir. Yes, sir. या तो साइड AB और DE होगी, ओके, या तो क्या होगा, AB विल बी ग्रेटर देन DE, और या तो क्या होगा, AB विल बी स्मॉलर देन DE। तो पहले अपने केस 1 लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू DE, लेट लिखा है, लेट मतलब सपोज, पहले कंडीशन दी है AB इक्वल टू DE, तो पूरा थ्योरम प्रूव हो गया। कैसे? अगर AB इक्वल टू DE है तो देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या होगा, बोलो। सबसे पहले साइड AB इक्वल टू DE हमने ले लिया है। Yes, sir. AB इक्वल टू DE कहां से आया? एज्यूम्ड, एज्यूम करना मतलब सपोज करना। दूसरा BC इक्वल टू EF तो दिया ही है हमको। अब देखो कौन सी दो साइड है हमारे पास, AB और BC। तो AB और BC से कौन सा एंगल बनता है? एंगल B। E और EF, B और EF से कौन सा एंगल बनता है? एंगल B। तो एंगल B और एंगल E तो इक्वल दिए ही है पहले से हमको। एंगल B इक्वल टू एंगल E इज आल्सो गिवन। तो हमने जो दो साइड ली उसके बीच वाला एंगल आया। हमने साइड AB और BC लिया, उसके बीच में कौन सा एंगल है? P। हमने साइड DE और EF लिया, तो DE और EF के बीच में कौन है? E। ओके, तो सीधा ही प्रूव हो गया है। तो नीचे दिखेगा नीचे। No, sir. No, नहीं sir. दिखेगा. Therefore, triangle ABC is congruent to DEF by which condition? SAS condition। साइड एंगल साइड। तो ये ASA थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ा? SAS का। ASA थ्योरम, ASA कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमने SAS एक्सियम का यूज किया, तो प्रूव कर दिया। और ये तो खाली हमने कौन सी पॉसिबिलिटी के लिए प्रूव किया है? AB इक्वल टू DE के लिए। पर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो दूसरी पॉसिबिलिटी, लेट AB इज ग्रेटर देन DE, जो AB है वो DE से बड़ा है। तो देखो अब फिगर कैसे बनाएंगे? अगर AB DE से बड़ा होगा तो अपनी फिगर कैसे बनेगी? ट्राइंगल ABC तो बराबर है और ट्राइंगल DEF, AB बड़ा हो गया ना और DE छोटा है। ओके, अब क्या होगा? अब अगर AB जो है वो DE से बड़ा है तो हम यहाँ पे कहीं पर भी एक पॉइंट P ले सकते हैं, सच दैट PB इज इक्वल टू DE। एंगल B और एंगल E तो इक्वल है ही, एंगल C और एंगल F भी इक्वल है, और BC इक्वल टू EF वो तो है ही। पर अब अगर AB DE से बड़ा है तो हम यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लेते हैं, सच दैट ये PB किसको इक्वल होगा? DE को इक्वल होगा। यस और नो? Yes, sir. Take a point P on AB such that PB is equal to DE. Okay? Now join PC, P और C को ज्वाइन कर देते हैं। पहले डॉटेड करने का, क्यों डॉटेड करने का? क्योंकि अपने को दिया नहीं है, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और ज्योमेट्री में जो भी चीज गिवन ना हो पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको हमेशा डॉटेड लाइन से बताते हैं। ओके, तो हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए। कौन से दो ट्राइंगल? PBC। अब ABC को जाने दो, ट्राइंगल PBC और ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? ट्राइंगल PBC की साइड PB और DEF की साइड DE, वो दोनों तो इक्वल है ही। PB इक्वल टू DE कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है।
एनी डाउट? No, sir. No, sir. इक्वल टू EF कहां से आया? गिवन BC इक्वल टू EF। और दूसरा एंगल PB, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये भी कहां से आया? गिवन। तो देखो हमने कौन सी दो साइड ली? PB और BC। PB और BC के बीच में कौन सा एंगल आता है? एंगल B। और D और EF के बीच में कौन सा एंगल आता है? एंगल E। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PBC is congruent to triangle DEF by which condition? SAS, side angle side। ओके, पर ये तो PBC आया, हमें PBC नहीं, हमें तो ABC प्रूव करना है। तो देखो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है उसके एंगल इक्वल होंगे ना? यस और नो? Yes, sir. अगर ट्राइंगल Yes, sir. और ट्राइंगल DEF इक्वल हो गए हैं तो ट्राइंगल PBC का एंगल C और DEF का एंगल F इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा? एंगल PCB will be equal to angle DFE by CPCT। ये क्या है CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैं उसका फुल फॉर्म ना लिख देता हूं ताकि तुमको याद रहे। ये अपने बहुत जगह यूज करेंगे, यहाँ लिख रहा हूं मैं। चलो बाद में लिखता हूँ, ये थ्योरम के बाद लिखते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना वो इक्वल होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी को इक्वल होगा, बी ई को इक्वल होगा, सी एफ को इक्वल होगा। तो वैसे ही अगर ट्राइंगल पीबीसी और डीएफ कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। मतलब एंगल सी एंगल एफ को इक्वल हो जाएगा। एंगल सी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी। और एंगल एफ का पूरा नाम क्या है? एंगल डीएफई। इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. लेकिन हमें क्वेश्चन में तो क्या बोला है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल सी का पूरा नाम क्या है? एसीबी इक्वल टू एंगल एफ। एंगल एफ का पूरा नाम क्या है? एंगल डीएफई। ये कहां से आया? दिस इज गिवन। इसको रिजल्ट नंबर 2 बोल देते हैं। ये पता चला एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ बोला है। सी का पूरा नाम एसीबी और एफ का पूरा नाम डीएफई। जल्दी देखो, एंगल सी का पूरा नाम एसीबी, एफ का पूरा नाम डीएफई। दिस इज गिवन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. याद करो चैप्टर 5 का एक्सियम 1। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एंगल पीसीबी किसको इक्वल है? डीएफई को। एंगल एसीबी भी किसको इक्वल है? डीएफई को। तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। Equal. Equal. इक्वल टू एंगल पीसीबी। ओके, हमने ऐसा प्रूव कर दिया। अब जरा फिगर में देखो, एंगल एसीबी और एंगल पीसीबी ये दोनों एंगल सेम कब हो गए? एंगल एसीबी और एंगल पीसीबी ये दोनों एंगल सेम कब हो गए? बताओ। ये पूरा एसीबी और ये पूरा पीसीबी ये दोनों सेम कब हो गए? जब ए और पी दोनों सेम हो जाए तब। जहां पर ए है वहीं पे अगर पी आ जाए तो क्या होगा? एंगल एसीबी बोलो या एंगल पीसीबी बोलो, सेम हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कब होगा? ऐसा सिर्फ तब होगा जब ए इक्वल टू पी हो जाएगा। और अगर ए इक्वल टू पी हो गया है तो यहाँ पर पी की जगह ए लिख सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर पी की जगह ए लिखोगे तो क्या हो जाएगा? पीबीसी की जगह पे ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीएफ। DEF. पूरा दिया ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीएफ। सेकंड केस के लिए कौन सा केस था वो? सेकंड, AB ग्रेटर देन DE। अब तीसरा केस वापस प्रूव भी करना है। तीसरा केस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। थर्ड केस, सिमिलरली if AB is less than DE,
अगर ए बी डी से छोटा होगा, इट कैन बी प्रूव्ड, डायरेक्ट लिख देने का, इट कैन बी प्रूव्ड दैट triangle ABC is congruent to triangle DEF. ओके, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, इतना आपको डायरेक्ट लिख देने का। सर दिख नहीं रहा है नीचे का। अब तो मैं Okay. दे दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। ओके, सिंपल क्या लिख देने का, सिमिलरली if AB is smaller than DE, then also it can be proved that triangle ABC congruent to triangle DEF. Understood? Yes, sir. ओके, वेरी वेरी Yes, sir. थ्योरम एग्जाम में ये पूरा स्टेटमेंट दिया होगा और पूरा प्रूफ फिगर के साथ हमें करना है और इसी तरह से पूरा लिखने का। तो यहाँ तक कोई भी डाउट? आके ना तो बोलो। नो सर। नो सर। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 ये दो कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, एसएएस और एएसए। अच्छा, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो वापस ज्वाइन नहीं होना है, ज्योमेट्री अपने आराम से करेंगे, बहुत उतावल नहीं करनी है। So no need to rejoin once the meeting ends. Now let us start exercise 7.1, question number 1. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक फिगर दी है, पहले मैं फिगर बना दूं फिर अपन समझते हैं। A B C D ऐसा ऐसा करा है और ऐसा ऐसा करा है। अब देखो क्या बोला है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? Having four sides. Having four sides. Having four sides. AC equal to AD, क्वेश्चन में बोला है AC equal to AD and AB bisect एंगल है। ये जो AB है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी दोनों एंगल इक्वल है। सिंबल भी कराइए ना इक्वल का, देखो दोनों में एक जैसा सिंबल है। शो दैट, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और आगे बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। चलो देखते हैं, पहले डेटा, डेटा कहां से कहां तक आएगा बोलो, कहां से कहां तक डेटा लिखोगे, बोलो फटाफट। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या दिया है हमको, AC equals to AD से लेकर ट्रायंगल EBD एंड AC से AB एंगल। बाइसेक्ट एंगल A। ओके, शो दैट का मतलब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। कितना टाइम बाकी है, 3 मिनट। 3 minutes. 3 मिनट। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD क्या है, देखो ऊपर वाला ट्रायंगल ABC और नीचे वाला ट्रायंगल ABD दोनों में AC इक्वल टू AD तो है। कहां से आया है AC इक्वल टू AD, Given. अब दोनों ट्रायंगल की एक साइड कॉमन है, कौन सी साइड AB। ट्रायंगल ABC में भी AB आता है और ABD में भी AB आता है, तो AB इज इक्वल टू AB बाय कॉमन साइड या तो सेम साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, वो तो इक्वल होगा ही। यस और नो, Yes, sir. हमने कौन सी दो साइड ली है, AC और AB। AC और AB के बीच में कौन सा एंगल है, एंगल CAB। और यहाँ पर कौन सा एंगल है,
AD और AB के बीच में एंगल BAB, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। क्यों ये दोनों एंगल इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में बोला है AB बाइसेक्ट एंगल A, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो दो साइड इक्वल है और दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो क्या होगा? triangle ABC will be congruent to triangle ABD by which condition? SAS condition, yes or no? yes Yes, sir. देखो हमने दो साइड ली है, हमने कौन सी दो साइड ली? AC और AB, उसके बीच में कौन सा एंगल आता है? A। इधर AD और AB, उसके बीच में भी कौन सा एंगल आता है? ये DAB, तो वो दोनों इक्वल है। ओके, तो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और अभी मैंने तुमको बोला कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी बाकी दो करस्पॉन्डिंग साइड BC और BD भी कैसी हो जाएगी? इक्वल। Therefore BC equal to BD, और क्या लिखने का रीजन? CPCT। CPCT का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangles। corresponding parts, C मतलब corresponding, P मतलब parts of, C मतलब congruent और T मतलब triangles। Understood? Yes, sir. Yes, sir. congruent है तो उसके बाकी के एंगल्स और बाकी की साइड भी इक्वल होगी। तो BC will be equal to BD, एंगल C will be equal to एंगल T, और ये वाला एंगल B will be equal to एंगल B। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक रखते हैं, Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सारा CW में अच्छे से लिख लेना। ओके, Okay, sir. स्कूल में होता तो